Good morning, all of you. Today I shall teach you about the organic chemistry PhD third year organic mechanics of sound. So today we will discuss about the ओजोनोलेसिस। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ओजोनोलेसिस क्या होता है। ओजोनोलेसिस का मतलब होता है कि ओजोन के द्वारा या कोई चीजें टूट रही है तो उसे हम ओजोनोलेसिस कहते हैं, यानी ओजोनोलेसिस। लेसिस का मतलब होता है टूटना। तो ओजोन के द्वारा अगर कोई चीजें टूटे तो क्या करते हैं, ओजोनोलेसिस करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जब कोई तो वाटर के द्वारा अगर कोई चीज टूट रहा है तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो उसी तरह से ओजोन के थ्रू अगर कोई चीज टूट रहा है तो क्या हो रहा है, ओजोनोलेसिस हो रहा है। ठीक है। तो ओजोनोलेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एटम हुआ करते हैं जो कि केस के स्ट्रक्चर में हुआ करते हैं। ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी में हुआ है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यानी ऑक्सीजन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन में ओजोनोलेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे जरूर आता है। यहाँ पे देखिएगा 3 मैंने लिखा एल्केन लिया हुआ है, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड है। मैं यही लिया हूँ और फिर मैं इसका ओजोनोलेसिस कराना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसका ओजोनोलेसिस कराया है, हमने क्या करेगा देखिएगा, ओजोन इसके ऊपर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो ओजोन कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू मैंने यहाँ पे अटैक किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे ओजोन अटैक करेगा उसमें से उसका जो पाई बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है वह एक कमजोर बॉन्ड हुआ करता है। देखिए जब कहीं भी एक बॉन्ड हो जाए तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जब कहीं पे 2 बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर 1 पाई 1 सिग्मा हुआ करता है। अच्छा कहीं पे 3 बॉन्ड हुआ करते हैं तो वहाँ पे 2 पाई 1 सिग्मा हुआ करता है ना। जब कोई 1 पाई बॉन्ड होता है तो 2 सिग्मा बनते हैं, यानी जब 2 पाई बॉन्ड होते तो 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे। तो ये तरीका होता है। तो जैसे ही ना ओजोन अटैक करेगा उसका पाई बॉन्ड टूटेगा और उसका पाई बॉन्ड टूटेगा फिर क्या बना देगा, सिग्मा बना देगा। तो इस तरीके से इसका पाई बॉन्ड टूटा, ये कैसे चलाकर तीनों ऑक्सीजन एटम यहाँ अपने आप में पा लेते हैं। देखिए इस तरह से पा लेते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो ओजोनोलेसिस होता है उस ओजोनोलेसिस में 2 प्रोडक्ट बना करते हैं। तो 2 प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक होता है ऑक्सीडेटिव मीडियम से ओजोनोलेसिस होता है, एक रिडक्टिव, है ना। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस में होता क्या है कि उसमें ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा चला जाएगा, यानी 3 ऑक्सीजन का बंटवारा होगा। तो 3 ऑक्सीजन का बंटवारा का मतलब ये होता है कि किसी के एक के पक्ष में 2 हो जाएंगे क्योंकि एक अधिक हो जाएगा। तो उस तरह से जैसे ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है कि एक 3 हुआ तो 3 में 2 का बंटवारा, यानी 2 एक तरफ और 1 तरफ हो जाएगा। तो ये तरीका हो जाएगा। एक तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो जिधर ऑक्सीजन कम हो जाएगा उसी का नाम क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलेसिस। और जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये किया है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस हुआ, यानी R2OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी ओजोनोलेसिस हुआ करता है वह 2 तरीके का होता है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस होता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलेसिस होता है। जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस होता है उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा चला जाता है, जो रिडक्टिव ओजोनोलेसिस होता है उसमें एक ऑक्सीजन कम रहता है। ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलेसिस में यानी वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि एक वो ज़्यादा चला गया, तो ये क्या हो गया, R2OH हो गया और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। दूसरे में देखिए अब जब जो O एक के पक्ष में चले गए तो फिर हमारे पास कितना बचा देंगे, जब वो एक के पक्ष में चले गए तो मेरे पास कितना बचा हुआ, एक ओवर चल रहा है, एक इसके पास जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ R3HO हो गया, तो R3HO का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। R3HO का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो गया, ओजोनोलेसिस हो गया ना। तो ओजोनोलेसिस का मतलब क्या होता है,
कारण झुकना होता है। अगर किसी ओजोन के कारण झुक रही है तो सबसे पहले हम लोग इसका असर करेंगे। ऑक्सीजन कहाँ कैसे करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन मैक्सिमम मर्करी पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वारंटी क्या होगा कि दो होगा करती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर लिया और ये बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। जैसे इसका तरीके की हो गई, एक ऑक्सीजन कार्बोनिक एसिड हो गया और एक क्या हुआ इलेक्ट्रिक में क्या हो गया आप एक हो गया एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम आपको बहुत सारे बताएंगे आपको, जैसे यहाँ पे देखिए प्लेटिंग हो रही है, एक और नाइट्रोजन बन गया, एक क्या बन गया आपका कीटोन बन गया। अगर ऐसा क्या हो जाएगा एक R3O ये कीटोन हो गया, ये R3S यहाँ पे लिखा हो R और यहाँ पे क्या लिख दीजिए जैसे कर दीजिए R3S हो गया। ये रहा तरीका आपका। जैसे यहाँ पर देखिए आप कई चीजें समझ रहा हूँ है कि नहीं, आर के लिए क्या ये भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में क्या आ गया कीटोन बन गया है ना। आर के लिए तो एनएडीएस और आर के लिए ओएच हो गया। तो जब हम सोडियम मोनोहाइड्राइड लेते हैं तो ये भी चीजें हम नहीं करना है। सोडियम मोनोहाइड्राइड लिया वहाँ, तो जब हम सोडियम मोनोहाइड्राइड लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक रिलेटिंग हो जाएगी। जैसे ये क्या हो जाएगा R3O है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक तो साफ ध्यान दीजिएगा। जब हम सोडियम मोनोहाइड्राइड लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक रिलेटिंग हो जाएगी। तो ध्यान देने की बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है, ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोन के द्वारा टूटना। तो ओजोन के द्वारा टूटेगा तो ओजोनोलिसिस हो जाएगा। ओजोन कहाँ अटैक करेगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा अटैक करेगा तो क्या कर देगा ऑक्सीडेशन करा देगा और रिडक्शन करा देगा। इस तरह से आप देखेंगे कि R2O कार्बोनिक एसिड हो गया और ये क्या होगा R3 एल्डिहाइड हो गया है ना। ये तरीका है। सोडियम मोनोहाइड्राइड जैसे लगता है वहाँ पे क्या होता है रिडक्टिव रिलेटिंग होती है। सोडियम मोनोहाइड्राइड जैसे लगता है वहाँ पर क्या होती है रिडक्टिव रिलेटिंग होती है। ओजोनोलिसिस की कुछ प्रॉब्लम देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे सोडियम मोनोहाइड्राइड कन्वर्टेड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। सोडियम मोनोहाइड्राइड इज यूज्ड एज रिएक्टिव ऑर्गेनाइज, यानी सोडियम मोनोहाइड्राइड में होता है वह एल्डिहाइड को कीटोन में बदल देता है, यानी किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में बदल देता है। कैसे समझिएगा, सोडियम मोनोहाइड्राइड जहाँ भी रहेगा अगर वहाँ पे दो समूह एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे तो उसे वह एल्कोहल में बदल देगा। और वैसे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में होता है उसको अलग ठेकेदार होता है या फिर एल्कोहल से बदल देता है। सोडियम मोनोहाइड्राइड इज यूज्ड एज ए रिडक्टिव ऑर्गेनाइज। जो सोडियम मोनोहाइड्राइड होता है और इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइज के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ से आपको हम प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम पीएच ट्रिपल बॉन्ड यह रियलाइज ये क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि क्या होता है जो पूछता है उसी चीज को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। पीएच ट्रिपल बॉन्ड यह रियलाइज ये हो गया CH2 H प्लस CH2 B हो गया और 3 और 3 बन गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ABC क्या बनेगा, क्या पूछ रहा है कि ABC क्या बनेगा। ऐसे स्थिति में क्या होगा पीएच ट्रिपल बॉन्ड यह रियलाइज तुरंत हमने आज बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईयर को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिमूव करेगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा एलाई आ जाएगा। तुरंत यहाँ पर ईयर को रिमूव किया और वहाँ कौन आ गया एलाई आ गया। तो एलाई अलग हो गया, तुरंत CH3 बन गया। ये क्या हो गया यानी यहाँ पर लिखेगा या यहाँ पे एलाई आ गया और यहाँ पे CH3 हो गया, एक हो गया। अगर आप देखिएगा CH2 H प्लस H2 ऐसे कंडीशन है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन से हाइड्रोजन आयन इसको तुरंत माइग्रेट करेगा, इसे ऑक्साइड आयन में बदलेगा। जैसे इंडियम हाइड्राइड दारू का ठेकेदार होता है तुरंत किसको बदल देगा एल्कोहल में। तुरंत यहाँ से एल्कोहल में बदला तो तुरंत यहाँ पे क्या गया OH आ गया। अब यहाँ पर ओजोनोलिसिस करेंगे, रिडक्टिव रिलेटिंग नहीं है। ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोन कहाँ पे अटैक करेगा, ओजोन वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
करने के लिए ओजोन नीचे पर यहाँ पे रख दिया और सिर्फ 5 बॉन्ड क्या हो गए टूट गए। तो जैसे ये 5 बॉन्ड टूटा है यहाँ पे तुरंत ये चेन रिएक्शन बन गया और तुरंत यहाँ पे क्या होगा ये प्रोटोन जैसे साथ ये हो गए। तो एक में आपसे जैसी रिएक्शन हो जाएगी और एक रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। इस तरह से ये बन जाएगा आपका फिर ये। तो ओजोन रिएक्शन की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। अब आप प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन रिएक्शन की, ये मैंने लिया हुआ है ठीक है। अब इसमें मैंने ये रियलाइज कर दिया है। अब जैसे ये रियलाइज मैंने किया तुरंत अब क्या करेगा स्पेस को हटा देगा, यानी यहाँ से ये हटेगा, ठीक है। और ये लाइन कहाँ था यहाँ आ जाएगा, है ना। देखिए अब क्या करेगा कि यहाँ से क्या आ गया अब कौन सा है लाया, तो यहाँ पे ये लाया है और इस तरीके से ये पीछे है ना। अब उसके बाद क्या किया ये अटैक, फिर जब ये अटैक किया तो कहाँ से जुड़ेगा ये लाइन पहुँच जाएगा और अपने आप को ऐसे करके आ जाएगा, ठीक। ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 बस एक यहाँ से ये आने वाले के बाद 9 हो गया ये आ गया। अब इसके बाद उसका क्या करना है ओजोन रिएक्शन करना है। तो ओजोन रिएक्शन करते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि ओजोन रिएक्शन करते समय कि यह ओजोन अटैक कहाँ करेगा, ओजोन यहाँ से करेगा कि यहाँ अटैक करेगा। तो ओजोन आपका अटैक कहाँ करता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड है कहाँ पे यहाँ पे, इसलिए ओजोन कहाँ अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ओजोन यहाँ पे अटैक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको यह देखना है कि जेडीएस और एसीओएस लिखा हुआ है। तो जेडीएस एसीओएस का मतलब ये होता है कि ओजोन रिलीज होगा बट रिडक्टिव ओजोन रिलीज, क्योंकि जो रिडक्टिव ओजोन रिलीज होता है उसमें जेडी से लगता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रिडक्टिव ओजोन रिलीज होगा। तो रिडक्टिव ओजोन रिलीज में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी दोनों में बराबर ऑक्सीजन जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रिलेटिव हो तो ये बन गया, यहाँ से रिलेटिव हो तो ये पूरा प्लॉट लेकर के ये हो गया, ये देख सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है एलडीआई है, क्या एलडीआई। तो ये चीजें हैं आज के ओजोन रिलेशन। ओजोन रिलेशन से आपको याद रखना चाहिए कि ओजोन वहीं पे अटैक करता है जहाँ से डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो ओजोन कहाँ अटैक करता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। और जैसे ही ओजोन अटैक करेगा डबल बॉन्ड के ऊपर, जैसे ही ओजोन अटैक करेगा तुरंत वहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर जैसे ही ओजोन अटैक करेगा तुरंत वहाँ से 2 प्रकार की फ्लूरेशन होगी, एक रिलेटिव फ्लूरेशन और एक ऑक्सीडेटिव फ्लूरेशन। तो रिलेटिव फ्लूरेशन में क्या होता है कि आपके जो कलर में रहता है मेटीरियल लगे रहता है इस तरह से। ऑक्सीडेटिव फ्लूरेशन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन ज़्यादा चला जाएगा वाटर वगैरह लगे रहते हैं। तो आपको गाड़ी पर इससे रिवाइज करते हैं और ध्यान देगा ही कुछ भी हो तुरंत किसी इसको हटा करके तुरंत क्या लगा देंगे एलाई लगा देंगे और तुरंत एलाई लगाने के फिर जो आगे होगा फिर रिमूव करेंगे इस तरह से। फिर आगे जो जरूरत है कि हुआ रिलेटिव फ्लूरेशन होंगे तो ये इसको इस तरह से डिवीजन कर दिया, फिर डिवीजन करने के बाद ये कर दिया ये कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा प्रॉब्लम कैसे आ गया आपका, कैसे हम करेंगे। यहाँ दिया है कि सीएससी सिंगल बॉन्ड में सीरिया का बेंजीन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नानो बेंजीन का अटैच कराया गया। तो आप देखेंगे कि अब आपको लगा कि यहाँ जोड़ेंगे नहीं कहीं भी नहीं, यहाँ से कहीं से भी एक केस तो आप क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल इसी को रिमूव करके कौन आ गया एलाइड, तुरंत ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुरंत आप जहाँ भी एन भी एलाइड ऐसे रीजन पर लगेगा तुरंत उसके एस को हटा करके क्या लगा देंगे एलाइड लगा देंगे। तो यहाँ मैंने एस को हटा करके क्या लगा दिया एलाइड लगा देंगे। तो किया क्या इतना इजी है, लेकिन इतना ऐसा लगा कि बहुत ही बड़ा एस होगा। अब आराम से उसके एस को हटा करके क्या लगा देंगे एलाइड लगा देंगे।
जैसे अब यहाँ पर कैसे यहाँ पे एल आई है इसलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो एल एल आई है इसमें से एल आई वो पॉजिटिव है तो क्या है माइनस, इसलिए इसी पर अटैक करेगा। ठीक है, और ये दोनों चीज आप इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए थ्री हो गया ये हो और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एल आई अलग हो जाएगा। ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे एल आई है, अब एल आई को अगर मैं सी एल आई ऐसे एल आई के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, ऐसे देखिए इसका रिएक्शन करा रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा, एल आई एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एल आई एक हो जाएगा, मतलब क्या चला गया चला गया, कौन चलाएगा चलाएगा। तो ये तरीका होता है आपके वो क्या कहते हैं कि रिएक्शन को सोल्यूशन करेगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा उससे रिमूव करके तो क्या बना दिया, एल आई ऐसे करा दिया, जैसे एल आई ऐसे करेगा एल आई क्या होगा वो मैं आपको बताया है ना, एल आई इसलिए हुआ और उसके लिए इस तरह से हो जाता है। अब जैसे देखिए ओजोन रिसर्च के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे मैंने ये लिखे हैं CH3 CNMB MbLi A फिर CH3O CH3B, ऐसा कुछ रिएक्शन में ए और बी क्या होगा है, क्या होता है जब जैसे सवाल आता है ओजोन रिसर्च का, उस तरह से उसने यह पूछ लिया कि आप बताइए ए और बी क्या करेंगे। तो आपको पहले हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको यह बताया है कि जैसे ही MbLi अटैक करेगा तुरंत वहां से एल को हटा करके क्या लगा देंगे, एल आई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एल आई लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा MbLi के लिए तुरंत एल को यहाँ से हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, एल आई लगा देंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ए क्या बन जाएगा, ये लगे कोई दिक्कत कुछ नहीं, आराम से बन जाता है ना। आप तुरंत एल आई लगाया करिए, एल को हटाया करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात पता करिए कि हम एल आई नहीं हटाएंगे या ये से आप मूव करके एल आई को हटाएंगे। ठीक है, ये तरीका होगा। तो आपने एल आई को हटाया और फिर क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अब आगे देखिए ये दिया हुआ एल आई हो जाएगा, आगे अगला ऑप्शन जो होता है एल आई हो जाएगा। तो जैसे ही एल आई हटेगा तो ये अपने आप को ऐसे नोट करके आएगा, है ना, इस तरह से अच्छा करते थे यहाँ लग गया, ये क्या कर गया। तो तरीका देखना चाहिए, रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप एक तरफ काफी ले लीजिए और कई बार उसको आप रिवाइज किया करिए, बार बार उसको रिवाइज किया करिए, दोहराने की कोशिश किया करिए ताकि वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हटाएंगे, क्या लगा देंगे, एलाई लगा देंगे, और तुरंत ही जैसे एलाई आएगा तुरंत उसको हटा करके क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो ये आपका ए बन गया और ये आपका क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो ऑलरेडी इसमें दोनों रिएक्शन नहीं कराया है, ऑर्गेनिक डिकम्पाउंड के रिएक्शन थे यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल हाइड्रोजन से एक्सचेंज रिएक्शन, तो किस तरीके से नेचुरल हाइड्रोजन को एक्सचेंज किया जाता है ना, ये तरीका देखिएगा। जैसे आप यहाँ देखिए ब्रोमोबेंजीन है ना, बेंजीन ब्रोमाइड है ये, या तो ब्रोमोबेंजीन सल्फेट पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए जो ब्रोमीन या ब्रोमोबेंजीन है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि जैसे ये लगा इसके पास न्यूट्रॉन पेयर है, MbLi से लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये MbLi लगा हुआ है, तो होगा क्या, ये देखिएगा कि Br क्या है, लिविंग ग्रुप है, और तुरंत अपने लोग को डोनर करेंगे फिर Li पर, और तुरंत जैसे डोनर करेंगे Li पॉजिटिव माइनस है ना। तो यहाँ पर एक जैसे ये चेक करेंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब ये Br बन जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा और ये Li कहाँ जाएगा। तो वही बात मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो कोई रहेगा उसको तुरंत रिमूव करेगा या चलेगा। अगर देखिए अगर कोई हाइलाइट ग्रुप आ जा रहा है तो उसको सबसे पहले हटाएगा, क्योंकि जो हाइलाइट ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है, वो आराम से हट जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो लिविंग ग्रुप आपके होंगे उसको आराम से हटाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो जैसे कि आप हटाएंगे उसको आराम से हटा लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, बी आ गया, अभी क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हटाते समय जो क्लोरीन होता है वो नहीं हटेगा, इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो लिविंग ग्रुप में नहीं आता है।
आयोडीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ये आसानी के साथ मेमो आ सकते हैं। तो किसी हाइड्रोजन को कैसे एक्सचेंज किया जाएगा? तो आप यदि का हाइड्रोजन एक्सचेंज करने के लिए वही प्रोसेस जिस तरह से एच बताया जा रहा है, एच भी आराम से रिमूव हो जाता है और हैलाइड भी आराम से रिमूव हो जाता है। अंतर यह होता है कि जैसे कई हैलाइड भी हो, जैसे क्लोरीन दिया हो तो क्लोरीन नहीं रिमूव होगा। क्लोरीन इसलिए रिमूव नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए तो आराम से आयोडीन सबसे पहले रिमूव होगा, क्योंकि आयोडीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये केस होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आराम से मैंने क्या किया, दोनों बेंजीन से पीएनआई से चेक करा है, तो हमको पाया गया पीएनआई यहाँ आ गया और जब ब्रोमाइड था और क्या हो गया, ग्लूटाइड के साथ हो गया तो बेंजीन ब्रोमाइड बना दिया और ये लिथियम बेंजीन हो गया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्लोरीन दिस रूल इज नॉट फॉलोइंग द केस ऑफ क्लोरीन। इस केस में जो क्लोरीन होगा वह उसको फॉलो नहीं करता है ना। जैसे CH3 आ रहा है तो अब सब ये नहीं जाएंगे, बल्कि आराम से यहाँ एलाइन कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, अलग यूबीआर कर देंगे। आप देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना कि नहीं बना, आराम से बनेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह मेटल है और ये क्या है, कार्बन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की परिभाषा क्या थी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज व्हिच आर आल्सो कंटेनिंग एटलीस्ट वन एम्प्टी बॉन्ड। जो एक एम्प्टी बॉन्ड को कंटेन किया रहता है वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लग गया, एलाइन लग गया। जैसे ही एलाइन लग गया तुरंत ये बन गया। यहाँ पे देखिए एरोजन किसको हम बताएंगे, एलाइन। तो आप इतना सरल है इसके रिएक्शन क्या होता है, जब आप तुरंत पकड़ लिया करिए कि अगर कहीं नेचर है और किसी डेंसिटी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसके एच को क्या करेंगे, हटाएंगे। अगर वह एच नहीं है, कोई हैलाइड ग्रुप है तो हम किसको हटाएंगे, नहीं हैलाइड ग्रुप को हटा देंगे। तो जैसे ही हैलाइड ग्रुप को हटा देगा तो ये बना देगा। तो इस चीज को क्या करेगा, बड़े आराम के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में चारों में स्टेजियां हर तरीके से रिलीज कर रहा है। तुरंत उसने क्या किया, एलाइन लगा दिया, एच को हटा दिया, प्रोटेक्टिव बन गया। जैसे ही लगेगा तुरंत एलाइन को रिमूव करेगा, ये जो लगेगा प्रोटेक्टिव बन जाएगा। उसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अगर किसी मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करना हो तो क्या करेंगे हम, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या करेंगे, तो हम इसमें जानते हैं अगर कोई हैलाइड है तो उसको एक्सचेंज कर देगा, एलाइन आ जाएगा। इसलिए हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यूबीआर है ना, यूबीआर जब क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, एलाइन कर रहा है ना। आप ये देख सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन गया। यहाँ पे देखिए, लेकिन इस चीज पर ध्यान देना है कि जो क्लोरीन है उसको वह रूल या फॉलो नहीं करता है। क्लोरीन इज नॉट फॉलो द रूल इन दिस केस। इस केस में क्लोरीन इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इस चीज का ध्यान देना है, जो क्लोरीन होता है वह रूल फॉलो नहीं करता है। बच्चों क्यों नहीं करता है, इसलिए क्योंकि वह ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वह ऑर्गेनोमेटेलिक हुआ, क्योंकि वह मोर इलेक्ट्रॉनिक हुआ करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया, फिर इसके बाद ये, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग गया, एलाइन। तो यह केस हो गया आपका। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक्सचेंज करने का तरीका सीधी तरह से वह एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो मेटल एक्सचेंज रिएक्शन आप जान लो। तो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से किसका बिहेवियर कर रहा है, ऐसे रिएक्शन कर रहा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर रिएक्ट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कपलिंग रिएक्शन। अब देखिए हम आपको बता दें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कुछ कपलिंग रिएक्शन हुआ करते हैं, है ना। कपलिंग रिएक्शन में जैसे आपका उसकी रिएक्शन, हेक रिएक्शन, नेक्सीरिया कपलिंग रिएक्शन, यामा कपलिंग रिएक्शन, कोमेडो कपलिंग रिएक्शन। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कपलिंग होता है। कपलिंग क्या चीज है, कपलिंग का मतलब होता है कि कपल करना, यानी कि कंजुगेट होना, संयुक्त हो जाना, एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई नया चीज कराना, ये आपका कपलिंग होता है। तो कपलिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ जुड़ जाना। तो हमेशा आप देखेंगे कि कोई बात सही कपलिंग होगा, किसी का किससे कपलिंग होता है, इसमें कंडीशन आती है कि या तो किसी एक का बॉन्ड सही कराते हैं और किसी एक को एकम सही कराते हैं।
ये तरीका कपलिंग का। तो कपलिंग के आधार पे रिएक्शन बहुत सारे हैं, जैसे शुष्क रिएक्शन, सियामा कपलिंग रिएक्शन, मैक्टीरिया कपलिंग रिएक्शन, सरेबोसीरा कपलिंग रिएक्शन, टोमेटो कपलिंग रिएक्शन, सियामा कपलिंग रिएक्शन। हम आपको बारी बारी से सारी कपलिंग रिएक्शन पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिडिक कंपाउंड हाइड्रोजन कैन यूज्ड इन वैरायटी सीसी कपलिंग रिएक्शन। यानी जो ऑर्गेनिक एसिडिक कंपाउंड होते हैं वह सीसी कपलिंग रिएक्शन देते हैं, इसमें सीसी कपलिंग रिएक्शन होता है ना। इस चीज़ को ख्याल करिएगा, ध्यान रखिएगा कि हम कपलिंग कैसे कराएंगे। अभी देखिएगा जैसे हम आपके शुष्क रिएक्शन, अब शुष्क रिएक्शन में यहाँ पर देखिए कपलिंग में बना रहा है। शुष्क रिएक्शन में बताया जा रहा है कि शुष्क रिएक्शन की जो पहचान होगी उसकी पहचान यह होगी कि उसमें एक मोरल होगा और एक बेस होगा। शुष्क रिएक्शन में एक मोरल होगा और एक बेस। मोरल के रूप में क्या होगा, PDCCl3 का मोल। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मोरल के रूप में क्या होगा, PDCCl3 का होल 4 होगा मोरल के। अब बेस में कोई भी बेस लेंगे वो जैसा सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया, तो पहचान यहाँ पर शुष्क रिएक्शन का क्या होगा, जो शुष्क रिएक्शन होगा उसमें एक मोरल होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। जो मोरल होगा, मोरल में क्या लेंगे, PDCCl3 का होल 4 लेंगे। मोरल में क्या लेंगे, PDCCl3 का होल 4 लेंगे। अब बेस में क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। तो फिर सिस्टम में देखा एक मोरल होगा और एक बेस होगा। जो मोरल होगा उसमें क्या लेंगे हम, PDCCl3 का होल 4 लेंगे। जो बेस होगा उसमें क्या लेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। जो बेस होगा उसमें क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे। तो ये क्राइटेरिया रहा आपका। इस तरीके से PDCCl3 का होल 4 मोरल के रूप में और सोडियम कार्बोनेट के रूप में बेस के रूप में। अब यहाँ पर देखिए कपलिंग करा रहे हैं, PHC हो गया, बेंजीन लिया है ना, मेटल एक्सचेंज, ऐसा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन दे रहे हैं, एक्सचेंज करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, लाल हो गया और यहाँ पे कुछ वेस्ट कम होता है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्या लगा है, PDCCl3 का होल 4 Na2CO3 क्या लगा हुआ है, PDCCl3 का होल 4 Na2CO3 लगा हुआ। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, मोरल हो गया और ये क्या हो गया, जैसे कपलिंग कैसे कराएंगे। कपलिंग यहाँ पे मैंने इससे क्या किया, एकदम ना की बात, मैंने इसका क्या लिया, एकदम लिया और इसको क्या लिया भाई, बॉन्ड। मैंने इसको क्या लिया भाई, एकदम लिया और इसको क्या लिया, बॉन्ड से, इनको बॉन्ड से ठीक। इनको मैंने क्या लिया भाई, चार और इनको क्या लिया, बॉन्ड से। तो जब मैंने इसे तुमको लिया, इसको बॉन्ड से लिया, फिर रिमूव हो गए और इनको मिल गया, कपलिंग हो गया। तो CH3 और ये ऐसे ही मैंने लिखा है, फिर ये मैंने बॉन्ड लगाया है, फिर मैंने ये लिखा है, प्रोडक्ट बन गया है ना। क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया। तो यही कहने का मतलब है कि जो शुष्क रिएक्शन होगा उसकी पहचान यह होगी, उसमें PDCCl3 का होल 4 लगा रहेगा और क्या लगा रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। PDCCl3 का होल 4 लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। जबकि इधर क्या है, इधर मेटल एक्सचेंज रिएक्शन था, ये कोई कपलिंग नहीं थी। यानी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिडिक कंपाउंड दो प्रकार के रिएक्शन नहीं दे रहा है, कपलिंग भी दे रहा है, नहीं कर रहा है। अगर वो कपलिंग देता है, क्या देता है वो, अगर वो कपलिंग देता है तो इसका मतलब कपलिंग किसके आधार पर रीजन फील्ड होगा। कपलिंग को अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम नेम ऑफ रिएक्शन दिया, शुष्क रिएक्शन। तो शुष्क रिएक्शन क्या होगा, शुष्क रिएक्शन का मतलब यह होगा कि उसमें मोरल और बेस लगा होगा। क्या लगा होगा, मोरल और बेस लगा होगा। तो मोरल के रूप में क्या होगा, PDCCl3 का होगा और बेस के रूप में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होगा। तो मोरल के रूप में क्या लगा होगा, PDCCl3 का होल लगा होगा और बेस के रूप में क्या लगा होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लगा होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, मोरल हो गए और ये क्या हो गए, बेस। अब हमने आपको बताया जब भी कपलिंग करेंगे
तो कपलिंग करते समय हम क्या करेंगे? कपलिंग करते समय हमको ध्यान देना होगा कि कपलिंग करते समय हमें ध्यान देना होगा कि किसी एक का मीटर, किसी एक का एटम सहित और किसी को बांड सहित हटाएंगे। क्या करेंगे? किसी एक को एटम सहित और किसी एक को क्या करेंगे? बांड सहित हटाएंगे। तो हमने क्या किया? जिसके एटम को हटाया, इनको क्या किया भाई? बांड सहित हटाया। इनको क्या किया? एटम हटाया, इनको क्या किया मैंने? बांड सहित हटाया। आप देख सकते हैं इनके एटम को इनको बांड सहित हटाया, आराम से क्या करके ये करके। तो उसकी रिएक्शन या कोई भी कपलिंग रिएक्शन जब होगा उसमें किसी एक को बांड सहित हटाया जाएगा और किसी को क्या किया जाएगा? एटम सहित हटाया जाएगा। लेकिन सबकी बात अलग अलग है। उसके रिएक्शन की बात क्या है? इसमें मोलर के रूप में क्या लगा रहेगा? Pgp का होल को लगा रहेगा और बेस के रूप में क्या लगा रहेगा? Na2CO3 लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? Na2CO3 लगा रहेगा। ठीक है, बेस है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, हमें लग रहा महेंद्र भी नहीं लगा। सुजुकी रिएक्शन में आप देख सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और रीजन कैन बी यूज्ड इन वैरायटी सीसी कपलिंग रिएक्शन। तो आप कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें सीसी कपलिंग रिएक्शन होगा, है कि नहीं? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप सुजुकी रिएक्शन में Pgp का होल फॉर मोरल Na2CO3 बेस है। तो आप देखिए कपलिंग रिएक्शन जब होने लगता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि कपलिंग करते समय सीसी कपलिंग होगी। सीसी कपलिंग के बीच में अगर टी और टी के मिलने के बीच में अगर कोई रहेगा तो वहाँ तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी को हटाएंगे तो एक को बांड सहित हटाएंगे और एक के एटम को हटाएंगे। क्या करेंगे? एक को बांड सहित हटाएंगे और एक के एटम को हटाएंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़ें यह ध्यान देनी है कि कपलिंग रिएक्शन बहुत सारे हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि मोरल के रूप में Pgp होल फॉर Na2CO3 बेस के रूप में। तो जब इसका मोरल क्या है? Pgp का होल फॉर है और बेस क्या है? Na2CO3 है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सुजुकी रिएक्शन होगा। जब मोरल आपका Pgp का होल फॉर लग जाए और बेस आपका क्या लग जाए? Na2CO3 लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका? वह आपका सुजुकी रिएक्शन होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो सुजुकी रिएक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3 फिर Br फिर BOH का होल टाइस हो गया। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर इनको मैंने क्या किया? एटम हटाया और इनको क्या किया मैंने? बांड सहित हटाया। तो फिर ये क्या बन गया? ये। तो ये तरीका होता है, किसी के एटम को हटाया जाता है और दूसरे को क्या किया जाता है? बांड सहित हटाया जाता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वही क्या हो जाएगा भाई? वो आसानी के साथ कपलिंग कर जाएगा। इसी का नाम क्या हो जाएगा? कपलिंग रिएक्शन। क्या हो जाएंगे भी? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। ये देखिए सुजुकी रिएक्शन में होता क्या है कि विनाइल और एलाइल का रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। विनाइल किसे कहते हैं? एलाइल किसे कहते हैं? विनाइल का मतलब होता है कि जब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसे हम विनाइल कहते हैं। जैसे Cl है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने वाले बगल वाले कार्बन से किससे जुड़ा हो? डबल बॉन्ड से। तो यह क्या होगा? विनाइल। विनाइल का मतलब होता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह कार्बन अपने बगल वाले से किससे जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड से। और एलाइल का मतलब क्या होता है? एलाइल का मतलब होता है, एलाइल का मतलब होता है कि कार्बन क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा उसके बगल वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से टच होना चाहिए। तो वहाँ क्या हो जाएगा? एलाइल। एलाइल और विनाइल में अंतर होता है। फिर से सुन लीजिएगा। विनाइल क्या होता है? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा ना, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से टच होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? विनाइल।
विनाइल का मतलब क्या होगा? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से टच होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? विनाइल। एलाइल का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा उसके बगल वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से किससे टच होना चाहिए? डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एलाइल। तो विनाइल एलाइल में अंतर होता है। विनाइल का मतलब होता है क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से टच होगा। एलाइल का मतलब क्या होता है कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से टच होगा वह कार्बन उसके बगल वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से टच रहना चाहिए, ये तरीका है। तो इसमें कह रहा है कि विनाइल विनाइल और एलाइल एलाइल, यानी सुजुकी रिएक्शन में अगर कहीं पे विनाइल है तो वह रिएक्शन विनाइल के साथ ही करेगा, बनने वाले प्रोडक्ट को विनाइल लेकर के ही आएगा। एलाइल प्लस एलाइल का मतलब यह हुआ कि क्रियात्मक समूह है ना, एलाइल और प्लस एलाइल, यानी कि आपका रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों एलाइल होने चाहिए। एलाइल एलाइल के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो वहाँ भी जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी एलाइल होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये तरीका होता है। तो पॉसिबल इन सुजुकी, यानी सुजुकी रिएक्शन में यह पॉसिबल होता है कि विनाइल विनाइल के साथ रिएक्शन करता है और एलाइल एलाइल के साथ रिएक्शन करता है। सुजुकी रिएक्शन में क्या पॉसिबल होता है? विनाइल विनाइल के साथ रिएक्शन करता है और एलाइल एलाइल के साथ रिएक्शन करता है, इस तरह से। यहाँ पर आप कैटेकॉल बोरॉन देखिए, ये कैटेकॉल है, ये आपका बेंजीन के साथ पैरा और आर्थो पोजीशन से OH लगा हुआ है, तो कैटेकॉल बोरॉन है ये। और इस तरीके से इनसे किया तो इनका एक OH लिया और इनका एक H लिया, है ना। OH और H आपस में मिल करके क्या बना दिए? H2O बना दिए। क्या बना दिए भाई? H2O बना दिए। तो ये तरीका रहा आपका। तो इस तरीके से फिर यहाँ OH है, यहाँ H है, तो OH और H लिया तो दो मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल गया आराम से, है ना। इनका OH इनका H, इनका OH इनका H, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, डिहाइड्रेटेड रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। तो यहाँ पर फिर इस तरह से तो क्या बन गया? कैटेकॉल बोरॉन। क्या बन गया? ये कैटेकॉल बोरॉन बन गया। अब यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड को किसके रूप में लिया? बेस के रूप में लिया। तो बेस के रूप में लेने पर R, यहाँ से X मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से क्या हो गया? यहाँ हाइलाइट चला गया और इसकी जगह पे क्या आ गया? H आ गया। तो ये रहा आपका सुजुकी रिएक्शन। तो सुजुकी रिएक्शन में आपने पढ़ा कि CC कपलिंग रिएक्शन होता है भाई। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन होगा और कपलिंग करने के लिए क्या होगा? उसमें रिएजेंट लगेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो एप्लीकेशन है, अप्लाइड है, वह एज ए रिएजेंट है और एज ए कैटालिस्ट है। तो एज ए रिएजेंट में कपलिंग रिएक्शन कराता है। कपलिंग रिएक्शन के आधार पर बहुत सारे रिएक्शन के नाम हैं, जैसे सुजुकी रिएक्शन हो गया, हियामा रिएक्शन हो गया, कोमेडो कपलिंग रिएक्शन हो गया, बहुत सारे रिएक्शन हैं। इसमें मैं आपको डिस्क्राइबिंग कर रहा हूँ कपलिंग रिएक्शन सुजुकी का। और इसमें मैंने आपको बताया कि सुजुकी रिएक्शन की पहचान के लिए मोरल और बेस होने चाहिए। मोरल के रूप में PDPPS3 का होल 4 होता है और बेस के रूप में Na2CO3 होता है, यही इसकी पहचान है। तो मोरल के रूप में PDPPS3 का होल 4 रहेगा, बेस के रूप में Na2CO3 रहेगा। जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो ऑलरेडी एक एटम यहाँ से रिमूव करेगा, एटम केवल करेगा रिमूव और ये बॉन्ड सहित रिमूव करेगा। तो यह एटम रिमूव किया और ये बॉन्ड सहित रिमूव किया, आपस में क्या हो गया? CC कपलिंग हो गई। तो इस तरह से कपलिंग होती है। इसमें पॉसिबल क्या है? विनाइल विनाइल का और एलाइल एलाइल रिएक्शन का पॉसिबल होता है कि विनाइल विनाइल के साथ और एलाइल एलाइल के साथ रिएक्शन करते हैं और बनने वाला प्रोडक्ट भी विनाइल ही होगा या फिर एलाइल ही होगा। यही इस बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। जैसे कैटेकॉल को मैंने लिया, कैटेकॉल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन किया, डिहाइड्रेटेड हुआ और ये कैटेकॉल बोरॉन बना दिया। RX हैलाइड हो गया बेस के रूप में, फिर ये बना दिया।
तो ये रहा भाई शुष्क रिएक्शन। शुष्क रिएक्शन के अभी और एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, जिसकी पहचान के लिए क्या है, मोरल के रूप में Pg3 का होल 4 है, और बेस के रूप में क्या है, Na2CO3 है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं जेड सिस्टम। तो शुष्क रिएक्शन में जेड सिस्टम भी होता है और ई सिस्टम भी होता है। जेड और ई सिस्टम के लिए भी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी जेड सिस्टम है, यानी सेम ग्रुप सेम साइड में जाए, जैसे यहाँ यह तो है, यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, इसलिए यह क्या हो गया, जेड सिस्टम हो गया। लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह ई सिस्टम है, यहाँ पर ये क्या है, ई सिस्टम, ये तो यहाँ है और ये यहाँ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शुष्क रिएक्शन होता है, जेड प्लस ई अगर मिल रहा है, यानी जेड सिस्टम और ई सिस्टम आपस में मिल रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट भी ई और जेड होगा। जेड और ई आपस में अगर बन रहा है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, जेड और ई ही होगा। जेड ई सिस्टम में क्या होता है कि जेड और ई जो हुआ करता है, अगर कोई सिस्टम जेड है और ई है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, जेड और ई ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या, कौन सा सिस्टम है, जेड सिस्टम है, और ये कौन सा सिस्टम है, ई सिस्टम है। जब ये आपस में मिले तो क्या बना दिए, जेड और ई सिस्टम, यानी जेड और ई आपस में मिल गए। तो यह कौन सा था भाई, यह आपका ई सिस्टम था, ये आपका क्या है, जेड। तो जेड और ई आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, जेड ई सिस्टम बना देते हैं। शुष्क रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, शुष्क रिएक्शन ऑफ द एराइल आर विनाइल विद एन एराइल एंड विनाइल हैलाइड आरपी ट्रिपलेट ओटीएफ यूजिंग है पैलेडियम कैटालिस्ट। वो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि पैलेडियम कैटालिस्ट जो यूज होगा यहाँ पर वो ऑलरेडी मोरल के रूप में यूज होगा, और यानी ओईटी जो यूज होगा वो बेस के रूप में यूज होगा। तो एक ओरल और एक बेस लगा हुआ है, जिससे हम पहचान ले रहे हैं कि यह शुष्क रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एल्कीन ब्रोमाइड दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों एच क्या हैं, सेम साइड में है, इसलिए यह सिस्टम क्या होगा, जेड सिस्टम। दोनों एच कहाँ पे हैं, सेम साइड में है, इसलिए सिस्टम क्या होगा, जेड सिस्टम होगा। एक कैटेकल बोरेन है आपका, तो ऑलरेडी यह इससे रिएक्शन किया। तो मैंने देखिए क्या किया है, मैंने किया हूँ ये कि यहाँ पे एटम को माइग्रेट किया, एटम को यहाँ से रिमूव किया हुआ है, और इसको मैंने बांड सहित रिमूव किया, यानी इनके एटम को रिमूव किया और इनके बांड सहित रिमूव किया। ठीक है, तो हमने आपसे बताया था कि कपलिंग करते समय एक लोग क्या होंगे, एटम सहित रिमूव होंगे, और एक क्या होंगे, बांड सहित रिमूव होंगे। तो इस तरीके से एक एटम सहित रिमूव हुआ, दूसरा क्या हुआ, बांड सहित रिमूव हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया, यानी यहाँ पर पीएच देख सकते हैं आप, ये मैंने पीएच लिया, फिर आपका ये लिया। तो ये सिस्टम आपका जो जेड था, है ना, ये कौन सा सिस्टम है, जेड सिस्टम था। तो यहाँ पे यह सिस्टम ई बन जाएगा, और इस तरीके से ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, जेड। ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, जेड। तो ये तरीका होगा। तो है ये जेड और ये सिस्टम इसमें मौजूद है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि ये बनाने के लिए, तो नहीं बन सकता। वैसे देखिएगा आप यहाँ पर ये C4H9 हो गया, तो ये आपका होगा कि यहाँ पर ये आपका एच है, ये आपका एच है, C4H9 ऊपर ना उठाइए, किसको डाउन करिएगा। अगर आप इसको गिरा करके देखिए ऐसे हुआ, और फिर मैंने आपको इस तरह से दिखाया ना, इस तरह से C4H9, यानी एक बॉन्ड ज़्यादा दिखाया है, तो ये नहीं बन पाएगा, बल्कि ये डायरेक्ट इसी से होगा। देख रहे हैं, ये तुरंत इसी पर टच हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये ऐसा C4H9। तो यह शुष्क रिएक्शन में जेड और ई सिस्टम है, तो जेड और ई सिस्टम ही बनेगा। अब उसके बाद आप देखिएगा शुष्क रिएक्शन में कि ये आपका आई है, ये Cl इस तरह से ये है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, Pd2DBA का होल थ्राइस R प्लस PT टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम ब्यूटाइल है, और NOET है। और इसमें क्या होगा, किसी एक को क्या करेंगे हम, बांड सहित रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा दो हैलाइड ग्रुप आए हुए हैं। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि इसको रिमूव करें कि इसको रिमूव करें, किसको रिमूव किया जाए।
तो इसके लिए आपको यह सोचना होगा कि अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि किसमें मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उसी को आपको रिमूव करना होगा, है ना। जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उसी को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये Cl है और ये क्या है, I है। तो I की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है और Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसलिए I को रिमूव करना होगा। तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो किसी को क्या करेंगे, आप किसी के एटम को हटाएंगे और किसी को बॉन्ड सहित हटाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसके एटम को हटाया और इनको क्या किया, ये बॉन्ड सहित हटा दिया। तो ये तरीका रहा आपका। तो जैसे ही मैंने इनको यहाँ से हटा दिया तो बना ये प्रोडक्ट। तो शुद्ध रिएक्शन की पहचान हुई है। शुद्ध की कपलिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बेस के रूप में क्या लगा है, यानी OET लगा हुआ है और मोरल के रूप में क्या लगा हुआ है, Pd2DBA का होल थ्राइस लगा हुआ है। तो जहाँ पे मोरल और बेस हो जाए वहाँ पे क्या होता है, शुद्ध की रिएक्शन होता है। जहाँ पे मोरल और बेस हो जाए वहाँ पर क्या होता है, शुद्ध की रिएक्शन होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि शुद्ध की रिएक्शन के लिए मोरल और बेस क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। शुद्ध की रिएक्शन के लिए क्या होता है, मोरल और बेस क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो आप यह देखा करिए कि जब कोई हैलाइड हो और 2 से अधिक हैलाइड हो जाए या 2 हैलाइड रहे तो उसमें आपको यह देखना होगा, उसको वहाँ से रिमूव करना होगा जो ऑलरेडी क्या होगा, जो ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला होगा, है ना। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो इस तरीके से कहा था भाई, आई जैसा मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था इसलिए वही में कपलिंग रिएक्शन भाग लिया, सीसी कपलिंग रिएक्शन हो गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि NaOET इज द कंपल्सरी फॉर शुद्ध की रिएक्शन, यानी शुद्ध की रिएक्शन के लिए बेस का होना अनिवार्य होता है। यानी जो शुद्ध की रिएक्शन देगा उसमें बेस जरूर होगा। मोरल भले ही बदल जाए लेकिन उसमें बेस जरूर होगा। शुद्ध की रिएक्शन इज अ वेरी वेरी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक सिलेक्टिव होता है, एक स्पेसिफिक होता है। सेलेक्टिव में क्या होता है, ऑलरेडी उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि मेजर कौन है और माइनर कौन है। स्पेसिफिक में कौन होता है, स्पेसिफिक में ऑलरेडी 100% सेलेक्टिव होता है, वो सेलेक्ट हो करके आया रहता है। तो ये तरीका रहा आपका कि शुद्ध की रिएक्शन इज द वेरी वेरी स्टीरियो स्पेसिफिक इन दिस रिएक्शन द ज्योमेट्री ऑफ द रिजल्ट विल बी प्रोडक्ट, यानी यह स्टीरियो स्पेसिफिक हुआ करते हैं। तो मैंने आपको शुद्ध की रिएक्शन बताया। शुद्ध की रिएक्शन में मैंने बताया सीसी कपलिंग रिएक्शन है और इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी इसमें एक मोरल होता है और एक बेस होता है ना। एक मोरल होता है और क्या होता है, बेस होता है। NaOET इज द कंपल्सरी इन द शुद्ध की रिएक्शन। शुद्ध की रिएक्शन में NaOET होना क्या है, अनिवार्य होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वह कपलिंग रिएक्शन नहीं दे पाएगा। जब भी कपलिंग होगा तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें होनी चाहिए और जो मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वही वहाँ से रिमूव होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने Cl को रिमूव नहीं किया है, किसको रिमूव किया, I को। क्यों I को रिमूव किया, I को इसीलिए रिमूव किया गया क्योंकि I जो थी क्लोरीन के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, इसलिए मैंने I को रिमूव किया और वो ऐसे घूम गया। देखिए मैंने इसको ऐसे घुमाया तो इनके पूरे बॉन्ड को हटाया, इनके एटम को हटाया, तो आपस में मिलकर के क्या बना दिए, ये बना दिए। तो यह शुद्ध की रिएक्शन हो गया। और सारी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन A है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर ये CH3, यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ पे BOH का होल ट्राइस है, फिर ये SS, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर I है, I तो हाँ I है और फिर यहाँ पे BOH का होल ट्राइस। तो किसी एक को क्या करेंगे, हम एटम को हटाएंगे और किसी एक को क्या करेंगे, बॉन्ड सहित हटाएंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, किसी एक को मैंने क्या किया, एटम सहित हटाया, अब किसी वक्त को क्या किया, बॉन्ड सहित हटाया। तो जैसे ही हटेंगे आपस में जुड़ेंगे, जोड़ लिया, क्या बना CH3, फिर CH3 हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ देखिए ऐसे गया, फिर यहाँ माने फिर ये आया। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे उलट करके और इधर घुमा दिया तो इस पर आ गया ये। तो यहाँ पर ये कपलिंग हो गई, है ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए PgPCH3 का होल 4 लगा हुआ है। तो यह आपका क्या है, मोरल है, और TLA हो गया टेट्राहाइड्रोक्लोरीन, ये आपका क्या हो गया, ऑलरेडी बेस हो गया। तो जहाँ पे मोरल और बेस लगा हुआ है वहाँ पर क्या होगा, शुद्ध की रिएक्शन होगा।
तो इस तरीके से ये मोरल हो गया और ये क्या हो गया बेस। और आपस में ये क्या कर गए कपलिंग। कपलिंग करते समय मैंने क्या किया है भाई, कपलिंग करते समय मैंने यहाँ से आई को हटाया है, कहाँ पे आई को हटाया ना कि उसके बांड को। और इसको मैंने क्या किया बांड सहित हटा दिया और दोनों को इसको इस तरफ से ऐसे ले आया और उसको ऐसे उलट दिया है तो ये जुड़ गया है। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा बी आर है, फिर ये फिर बी ओ एच का वोल्टाज है। अब यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, कहाँ से कपलिंग कराएंगे, यहाँ से कपलिंग कराएंगे और यहाँ से। तो इसको मैं इस तरह से करूँगा, जो ऐसे पे खड़ा है उसको क्या करूँ ऐसे कर दूँ। जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं कैसे करूँगा, आर डैश हो गया ये, यहाँ पे क्या है आर डैश, यानी मैंने इसको कपलिंग करते समय इसको ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया ये। फिर इसको मैंने बनाया है दैट इज बी आर, फिर ये और फिर आपका ये हो गया, ये तरीका रहा। तो इनको क्या किया मैंने, इनके एटम को हटाया, इनको बांड से हटाया, ये माइग्रेट किया। जब मैं ये करूँगा तब ये बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ज्योमेट्री को चेंज किया करिए, इसको इसके एक्सिस को चेंज करिए। आप इसके एक्सिस को चेंज करके तब कपलिंग करा सकते हैं। तो हमने देखे क्या किया, ये ऐसे था और इसको मैंने क्या किया ऐसे किया। जब मैंने इसको ऐसे किया तो देखिए ये इस तरह से हो गया, और जैसे ये ऐसे होगा तो ये यहाँ हो गया। इसको मैंने क्या किया, एटम को हटाया, इनको क्या किया भाई बांड सहित हटाया, तो आराम से क्या हो गया फिर से कपलिंग हो गई। यहाँ पे ये आराम से बन गया। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो यह रहा है कि ऑलरेडी PDOSE का वोल्टेज है, इसलिए यह क्या हो जाएगा सुजुकी रिएक्शन, क्योंकि यह क्या है मोरल है, एक्वस Na2CO3 है, ये क्या है बेस है, इसलिए क्या होगा सुजुकी रिएक्शन होगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई सुजुकी रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया और फिर ये ले लिया, अब यहाँ पर आपको कपलिंग कहाँ से कराना है ये देखिएगा। तो ये BOH का वोल्टाज है और यहाँ पर ये BR है, और इसमें एक BOH का वोल्टाज बाकी रह सकता है। तो आप इसको कपलिंग कराएंगे, आप देखिएगा कैसे कराएंगे। यहाँ पे OMI ये हो गया, फिर ये है ना। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें यह है कि यहाँ से आप करिए, इसके एटम को हटाइए, इनको बांड से हटाइए, ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो OMI हो जाएगा। और एक जगह यहाँ पर ये ले लीजिए, आप ये से ले लीजिए, फिर आप इस पर आ जाइए, ये आपका हट जाएगा, ये आपका हट जाएगा। BOH का वोल्टेज एक बचा रहेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका। यानी आप इसको यहाँ से माइग्रेट करेंगे, इसको आप क्या करेंगे एटम को हटाएंगे, इसको क्या करेंगे बांड से हटाएंगे, तो ये आपका OMI और ये इस तरह से हो जाएगा, और फिर ये हट जाएगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए PDP3 का होल 4 है और ये Na2CO3 DMI है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मोरल है और ये क्या है बेस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सुजुकी रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आप इसको, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे आप ऐसे करके इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे दो BR है, किसी एक को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, किसी एक BR को क्या करेंगे आप रिमूव करेंगे। तो इस वाले BR को जो मैं रिमूव करूँगा उसको लेकर के जाऊँगा, यानी यहाँ BR क्या हुआ एटम सहित और ये क्या हुआ बांड सहित माइग्रेट हुआ, ये आकर के क्या हुआ यहाँ जुड़ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया भाई सुजुकी रिएक्शन। यानी सुजुकी रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन है, सुजुकी रिएक्शन इज ए coupling reaction. In the Suzuki reaction also containing the CC coupling reaction, Suzuki reaction is the compulsory for NaOET is the base and molar is like a PDP3 का whole 4, इसमें मोलर जरूर रहता है और बेस रहता है।
तो इस तरह से मैंने आपको क्लास में शुरू में आपके बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड में मैंने बताया एडवर्ड फ्रैंकलिन इज द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, एटलीस्ट आल्सो कंटेनिंग वन एमसी बॉन्ड। मैंने बताया कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड में एक एमसी बॉन्ड जरूर रहता है, ये बात बताई। उसके बाद हमने आपको बताया कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जो होता है उसके जनक एडवर्ड फ्रैंकलिन है। उसके बाद हमने आपको बताया बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जैसे NaCN है, आपको लग रहा है एमसी बॉन्ड है लेकिन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड नहीं है। और कुछ जैसे RsPP3 का होल्थ रहा Cl या विल्किंसन कैटालिस्ट होता है, इसमें ऑलरेडी एमसी बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन कभी एमसी बॉन्ड होता है, एमसी बॉन्ड नहीं है, एमसी बॉन्ड नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, ये बताया। उसके बाद मैंने ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड के आपको डिवीज़न बताए कि कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हुआ करते हैं, जिसमें आपने जाना कि ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जो होते हैं यह ऑलरेडी मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है ना, तो एक्टिनाइल लेंथेनाइल ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड बहुत सारे होते हैं जैसे रेनोसिन, फेरोसिन, NBLI, SBLI, TBLI, ETC, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड होते हैं वो ऑलरेडी एज ए रीजेंट और एज ए कैटालिस्ट बिहेवियर किया करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको आज जो टॉपिक में बताया था वह ओजोनोलिसिस से शुरू किया था। ओजोनोलिसिस में मैंने आपको बताया था कि ओजोन वहीं पर अटैक करता है जहाँ पे ऑक्सीजन यानी डबल ऑक्सीजन वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पर ओजोन अटैक करेगा, वो अपने आप को उसमें फंसा लेता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जब टूटता है तो 2 सिग्मा बना करते हैं और वो तोड़ करके वो आसान से ओजोनोलिसिस हो जाया करता है। ओजोनोलिसिस में एक होता है आपका रिडक्टिव क्लीवेजिंग और एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग होती है। रिडक्टिव क्लीवेजिंग के लिए OZDN, Me2S ये सारी चीज़ें लगा करती हैं, जिंक ऑक्साइड लगा रहता है और उसमें एक ऑक्सीजन कम जाता है, क्योंकि 3 का बंटवारा बड़ा ही टेढ़ा होता है, इसलिए किसी एक के हिस्से में 2 हो जाता है, किसी एक के हिस्से में 1 हो जाता है। जिसमें 2 हो जाता है उसे हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग कहते हैं, जिसमें 1 रहता है उसे हम रिडक्टिव क्लीवेजिंग कहते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग के लिए वाटर लगा होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग के लिए वाटर लगता है। ओजोनोलिसिस मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शन बताए। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरीके से मेटल एक्सचेंज करता है ना, किसी को यस को कैसे करता है, रिजेंट के रूप में बिहेवियर कैसे करता है। तो मैंने आपसे बताया कि वहाँ से ये हट करके Li लग जाता है, फिर अगर उसके आगे कोई प्रोसेस होता तो Li हटा करके उसको लगा लेता है। फिर मैंने आपको बताया कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज कैसे करता है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हैलाइड है आराम से उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि वह लिविंग ग्रुप होता है। अगर हैलाइड कहीं हैलाइड है तो उसमें हमको यह देखना होगा कि सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन है, क्योंकि जो फ्लोरीन इज नॉट पार्टिसिपेट इन इट, फ्लोरीन कभी भी कपलिंग नहीं कर सकता, फ्लोरीन को कभी हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, लेकिन क्लोरीन आराम से रिमूव हो जाता है, आयोडीन आराम से रिमूव हो जाता है। फिर कपलिंग रिएक्शन में चलते हुए मैंने आपको आज पहला कपलिंग रिएक्शन बताया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कपलिंग रिएक्शन बहुत सारे हैं, तो उसकी रिएक्शन है हियामा कपलिंग है, नेक्सीरिया है, सोनेगोसीरिया है, टोमेडो कपलिंग है, बहुत सारे कपलिंग रिएक्शन हुआ करते हैं। लेकिन मैंने आज जो आपको बताया है वो आपको सुजुकी रिएक्शन बताया है। सुजुकी रिएक्शन बताया है, उसमें से कपलिंग रिएक्शन में केवल एक कपलिंग रिएक्शन मैंने आज पढ़ाया है, सुजुकी रिएक्शन। सुजुकी रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान होती है कि इसमें मोरल PDPPS3 का होल 4 लगा होता है और बेस के रूप में NaO2CO3 होता है, पहली पहचान। दूसरी पहचान यह होती है कि इसमें विनाइल से रिएक्शन और एलाइल से रिएक्शन होकर के इसका प्रोडक्ट भी विनाइल और एलाइन ही बनाता है। Z और E मिलकर के Z और E ही सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से आपका टॉपिक आज जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था सुजुकी रिएक्शन, ये खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम आपको लेकर के आएंगे अगला, जैसे हेक रिएक्शन, हेक कपलिंग, टोमेडो कपलिंग, ये सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा, हेपासिटी लेकर के आऊँगा। तो आप देखते रहिएगा BSc थर्ड ईयर। ओके, थैंक्स। तो इस तरह से आपका बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन आपका यह पेपर बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िए ताकि आप अपना ये पेपर सॉल्व कर सकें, क्योंकि इसका पेपर नहीं हुआ है। तो अब मैं अगली बार जब आऊँगा अगले लेक्चर में आपको हेक रिएक्शन लेकर के आऊँगा।
आप अच्छी तरह से इसका नोट्स बनाइए। ओके, थैंक्स।